फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो आपके इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था, प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नेम से डिफाइन हो रहा है, यानी कि आप लोग क्या करोगे, इलेक्ट्रिसिटी एमिट कराओगे, फोटोन एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करेंगे, तो वहां पर किसका फ्लो होगा, यानी कि फोटोन्स का मतलब क्या बोला हमने यहाँ पर कि जब हम लोग क्या करके चलते हैं, फोटोन्स को एक प्लेट पर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो हम लोगों ने बोल दिया कि ये क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो फोटोन गिरे, इलेक्ट्रॉन मूव हुए, इलेक्ट्रॉन मूव होने की वजह से करंट का फ्लो हुआ, और करंट का फ्लो हुआ तो इस इफेक्ट को हमने क्या बोला, प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला। अब देखिए कैसे, सबसे पहले इस पॉइंट को समझाना है हर्ट्ज साहब। देखिए ये हर्ट्ज ने दिया, इसने क्या किया बच्चों, दो इलेक्ट्रोड लिए, इसे बोलते हैं इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, मतलब निर्वात नलिका। फोटॉन्स एमिट करवाए, ये इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट पर थे, ये वाली प्लेट कहलाती है बच्चों यहाँ पर इमिटर प्लेट, इमिटर मतलब होता है उत्सर्जक, ये वाली कहलाती है कलेक्टर प्लेट, मतलब होता है संग्राहक। इसने किया यहाँ पर बेसिकली क्या किया, इसने इस पॉइंट को कनेक्ट किया, फोटोन एमिट करवाने से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू हो गया, मूवमेंट शुरू होने से, लेकिन बेसिकली ध्यान रख के चलना, जितने फोटॉन्स थे उतने इलेक्ट्रॉन मूव हो पाए, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट पर मूव नहीं हो पाए। तो ये मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया, इसने अपने एक्सपेरिमेंट को यहीं पर ही ड्रॉप आउट कर दिया, यानी कि रोक दिया। फिर हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट को आगे किसने बनाया, लेनार्ड साहब ने। हर्ट्ज ने बोला, ये लेनार्ड साहब आए थे, लेनार्ड ने बताया, लेनार्ड साहब ने क्या बोला कि ये इक्वेटेड ग्लास ट्यूब थी, क्लियर। इसने यहाँ पर साथ में एक बैटरी कनेक्ट करी, क्या कनेक्ट करी है, बैटरी। तो बैटरी कनेक्ट करने से क्या हो जाएगा कि जैसे अपन ने यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट करी तो ये मूवमेंट शुरू, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जैसे ही फोटॉन्स एमिट होंगे तो इमिटर प्लेट से मूव करके कहाँ जाएंगे, कलेक्टर प्लेट की तरफ जाएंगे। तो इसने क्या किया, लेनार्ड ने सारे इलेक्ट्रॉन तो उधर पहुंचा दिए। इलेक्ट्रॉन पहुंचने का रीजन क्या था, एक बैटरी रीजन था कि रिपल्शन की वजह से बैटरी भी मूव, बैटरी के थ्रू भी मूव होकर इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट पर मूव कर गए, लेकिन इसने पहुंचा तो दिया लेकिन ये रिकवर नहीं कर पाया। अब रिकवर नहीं कर पाया तो मॉडल भी यहाँ पर क्या हुआ, फेल हो गया, क्योंकि करंट का फ्लो कंटिन्यूस होता है कि पॉजिटिव साइकिल में भी और नेगेटिव साइकिल में। फिर लेनार्ड के बाद आए हॉलबॉक्स साहब। तो लेनार्ड एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया किसने, हॉलबॉक्स ने। अब हॉलबॉक्स ने आगे बढ़ाया तो आगे बढ़ाने का मतलब क्या था, वो कंप्लीटली सेटअप अपने पास यही था। इन्होंने जो मूवमेंट किया, यहाँ पर एक वोल्टमीटर यूज में लिया, एक मीटर सीरीज में यूज में लिया, साथ में रियोस्टेट कनेक्ट किया और यहाँ पर एक बैटरी का यूज किया। तो आप लोग इस सेटअप में देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन्स थे आपके, ये कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग, इसका यूज होता है बेसिकली ध्यान में रख के चलना, करंट को रिवर्स करना, यानी कि धारा की दिशा को विपरीत करना, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अपोजिट करना। ये इमिटर प्लेट है, ये कलेक्टर प्लेट है, ठीक। अब ये हो गया आपका रियोस्टेट। अब आप लोगों ने क्या किया कि लेनार्ड एक्सपेरिमेंट को हॉलबॉक्स ने आगे बढ़ाया। हॉलबॉक्स ने बोला कि जैसे ही फोटोन एमिट करवा रहे थे या गिरा रहे थे तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे थे, मतलब इमिटर या उत्सर्जक प्लेट से संग्राहक प्लेट की ओर गति कर रहे थे। यहाँ पर हमने क्या लगाया, कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग लगा दी, मतलब जिसे हम लोग बोल के चलते हैं स्प्लिट रिंग्स, मतलब होता है दिक् परिवर्तक।
ओके। वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज में लिया है। अमीटर हमने सीरीज में कनेक्ट किया है, जो हमें यहाँ पर क्या कर रहा है, सीरीज में यानी कि श्रेणी क्रम में अमीटर यूज में लेते हैं। श्रेणी क्रम में ही क्यों लेते हैं, क्योंकि धारा का मान इसमें समान रहता है। वोल्ट मीटर समांतर में से यूज में लेते हैं, पैरेलल में से यूज में लेते हैं, क्योंकि वोल्ट मीटर में वोल्टेज क्या रहती है, सेम रहती है। कौन से केस में, पैरेलल के केस में। RH होता है रियोस्टेट यानी कि धारा नियंत्रक, जो धारा के मान में कमी या वृद्धि देखी जाती है, जिसके द्वारा बैटरी लगाई गई है। अब इस पूरे सेटअप से लेनार्ड ने इलेक्ट्रॉन पहुंचा दिए थे, लेकिन ला नहीं पाया। हॉल बॉक्स ने क्या किया, पहुंचा भी दिया और ले भी आया। तो यहाँ पर एक कंप्लीट सेटअप अपने पास यहाँ पर प्रोवाइड हो गया। ओके, अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि बेसिकली इसके कुछ कंक्लूजन्स मिलेंगे, यानी कि परिणाम मिले। परिणाम क्या क्या मिले कि पहला अपन ग्राफ जो डिनोट करते हैं वो है फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड इंटेंसिटी के बिटवीन, यानी कि प्रकाश विद्युत धारा व तीव्रता के मध्य। अब प्रकाश विद्युत धारा और तीव्रता के मध्य कैसे बनेगा यहाँ पर ग्राफ, कि जैसे जैसे हम लोग फोटॉन्स को एमिट करवाएंगे इलेक्ट्रॉन्स पे, तो इलेक्ट्रॉन मूव होके जाएंगे। मतलब ये बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि ये तो हो गई प्रकाश विद्युत धारा यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट, पी करंट बोला हमने, इसको बोला इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता। अब जैसे जैसे हम लोग फोटोन को एमिट करवा रहे थे इलेक्ट्रॉन्स पे, इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे थे, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। इंटेंसिटी हो गई तीव्रता, तो जैसे जैसे हम करंट देंगे या इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे वैसे वैसे करंट का फ्लो होगा, वैसे वैसे तीव्रता भी बढ़ेगी। मतलब कि पी करंट और इंटेंसिटी एक दूसरे क्या हुई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सेकंड पॉइंट हमारे पास ये आता है पी करंट और पोटेंशियल के बीच में हमें ड्रॉ करना है जब क्या हो, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो। मतलब हम लोग क्या बोलते हैं इसको, पी करंट मतलब प्रकाश विद्युत धारा, पोटेंशियल मतलब होता है आपका विभव, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट मतलब कि आवृत्ति का मान क्या हो, नियत। अब इसके अंदर बेसिकली क्या होता है बच्चों, ये तो हो गया पी करंट आपका, ये हो गई फ्रीक्वेंसी यानी कि पोटेंशियल के लिए अपन ने पहले बात करी यहाँ पर, पोटेंशियल यानी कि विभव। अब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी। अब आप लोग जैसे बल्ब वगैरह अपन लेके आते हैं नॉर्मली बेसिकली, तो बल्ब वगैरह लेके आते हैं या कोई भी अपन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेके आते हैं, तो उस पर लिखा होता है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। तो जब वोल्ट नियत है तो क्या नियत है, आवृत्ति भी नियत है। तो मतलब कि जो इसका ग्राफ बनेगा, और यदि हम लोग बात करके जब नॉर्मल बेसिकली, तो जैसे अपन फैन वगैरह की बात करके चलते हैं, तो जब फैन ऑफ कंडीशन में होता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहते हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज उसके अंदर पहले अवेलेबल रहता है। उसी तरीके से पोटेंशियल भी अवेलेबल होता है, वो कहलाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब कि वो नेगेटिव पोटेंशियल जो सर्किट की करंट को जीरो कर देता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ से ये स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए हमने पॉइंट डिनोट किया, ये वाला कहलाता है, इधर का जो पोटेंशियल है वो कहलाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसे हमने बोला निरोधी विभव या अंतक विभव भी बोला जाता है। तो जब फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति नियत थी, तो उस स्थिति में पोटेंशियल यानी कि विभव का मान भी क्या रहा, नियत रहा। ये स्थिति कब की थी, जब इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से मूव करके दूसरे पॉइंट पर आ गए, यानी कि एक स्थान से गति करके दूसरे स्थान पर आ गए, या हम लोग ये कह सकते हैं कि उत्सर्जक प्लेट से गति करके संग्राहक प्लेट पर आ गए। तो हमारे पास जो था कि एक पॉइंट से 3 पॉइंट में कन्वर्ट हो गया, ये था जब आवृत्ति नियत है तो वोल्टा भी नियत है। किसमें परिवर्तन आ रहा है, धारा के मान में परिवर्तन आ रहा है, नहीं करंट की वैल्यू चेंज हुई है, तो हम लोग ये कह सकते हैं I3 I2 और I1। क्लियर। अब देखो बच्चों, P करंट और पोटेंशियल दूसरा यही है, लेकिन इंटेंसिटी क्या रही, कांस्टेंट। मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि इस स्थिति में तीव्रता नियत थी। अब आप लोगों ने ऊपर क्या बोला यहाँ पर, फोटो इलेक्ट्रिक करंट किसके प्रोपोर्शनल थी, इंटेंसिटी के, मतलब प्रकाश विद्युत धारा तीव्रता के समानुपाती थी। जब तीव्रता नियत है तो तीव्रता नियत है, धारा भी क्या होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए। तो इसलिए हम लोग ये बोल सकते हैं यहाँ पर
कि जब हम लोग यहाँ पर ये ग्राफ डिनोट करके चलेंगे, तो इसको हम लोगों ने डिनोट किया, तो ये पॉइंट इस तरीके से हमें मिलेगा, ये पी करंट और ये क्या हुई पोटेंशियल यानी कि विभव। ये वाला कौन सा गिराया था बच्चों, अपन ने पहले क्या बोला इसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि अंतक विभव। अंतक विभव क्या बोला था, ऐसा विभव जिससे क्या हो जाए, कंप्लीट सर्किट की करंट जीरो हो जाए, मतलब कि संपूर्ण परिपथ की धारा का मान कितना हो जाए, शून्य है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल। तीव्रता नियत है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं, धारा भी नियत होगी, लेकिन वोल्टा का मान क्या होगा, अलग अलग। तो यहाँ पर हम लोगों ने बोल दिया कि ये तो नियत हो गई, तो ये हो गया माइनस V01, ये हो गया माइनस V02 और ये हो गया माइनस V03, और करंट क्या हो गई, नियत हो गई। तो ये वाला कंडीशन करते हुए इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से मूव करके दूसरे पॉइंट पर कंप्लीट सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं। अब इसके अंदर दो तीन डेफिनेशन, जो चार डेफिनेशन आती है, जो बेसिकली आरबीएससी और सीबीएसई क्लास दोनों क्लासेस के अंदर पूछी जाती है। क्या होती है वो डेफिनेशंस, देखिए बोलो। ये बेसिकली जो आप लोगों ने यहाँ पर अभी तक पढ़ा है, इसके अंदर से 3 या 4 डेफिनेशन निकलते जो आरबीएससी की या सीबीएसई के अंदर हर साल पूछी जाती है। वो डेफिनेशंस कौन सी है, देखो पहली तो आप लोगों ने बोली स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो अभी अभी अपन ने पढ़ा कि वो नेगेटिव पोटेंशियल जो सर्किट की करंट को क्या करता है, जीरो करता है। इसे बोलते हैं हिंदी में अंतक विभव, अंतक विभव या निरोधी विभव कहा जाता है। कंप्लीट सर्किट की करंट इससे जीरो हो जाती है, इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे आपको पता है E इक्वल टू क्या होता है, QV। कौन मूव करके जाता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मूव करके जा रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी गति जुड़ जाए, तो हाफ mv²। Q चार्ज किसका, इलेक्ट्रॉन का, V0। तो ये फॉर्मूला हो गया हाफ mv² इक्वल टू eV0। सेकेंड है वर्क फंक्शन, जिसे हम बोलते हैं कार्यफलन। कार्यफलन का मतलब क्या होता है, वर्क फंक्शन का मतलब क्या होता है कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड विच इजेक्ट इलेक्ट्रॉन ऑन द मेटल सरफेस, वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे देने पर इलेक्ट्रॉन मेटल की यानी कि धातु की सतह पर आ जाते हैं। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड विच इजेक्ट इलेक्ट्रॉन ऑन द मेटल सरफेस, मतलब वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे देने पर इलेक्ट्रॉन धातु की सतह पर आ जाते हैं। इसे डिनोट किया जाता है या तो W से या फिर फाई से। इसका एक फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू H न्यू नॉट। क्लियर है। इसके बाद आता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि इसका मतलब होता है दहली आवृत्ति। आप लोग पुराने पेपर्स उठा के देखोगे तो उनमें आपको एक डेफिनेशन जरूर मिलेगी, दहली आवृत्ति। दहली आवृत्ति यहाँ पर जो आप लोगों ने बोला, जो फॉर्मूला लिखा W इज इक्वल टू H न्यू नॉट, तो न्यू नॉट जो है यहाँ पर वो क्या है, दहली आवृत्ति। H क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट। तो हम लोग ये कह सकते हैं सीधे से W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू नॉट, मतलब कि जो कार्यफलन की परिभाषा है वही किसकी परिभाषा कहलाती है, दहली आवृत्ति की परिभाषा कहलाती है। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड व्हिच इजेक्ट इलेक्ट्रॉन ऑन द मेटल सरफेस, यही बताया मैंने अभी। तो वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे देने पर इलेक्ट्रॉन धातु की सतह पर आ जाते हैं। इसका उल्टा आपको पता है, न्यू बराबर होता है C बाय लैम्डा। तो जब आप लोग वेवलेंथ के लिए दोगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, दहली तरंग दे देते। अब आपको पता है उनमें जब न्यूनतम ऊर्जा चल रही है, मिनिमम एनर्जी चल रही है, तो इसमें कौन सी ऊर्जा चलेगी, अधिकतम ऊर्जा, यानी कि हाई एनर्जी प्रोवाइड होगी, जिसका भी काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को कहाँ लाना, मेटल की सरफेस पर लेकर आना। अब इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है अपना आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जैसे अपन ने 4 डेफिनेशंस रीड की यहाँ पर, तो इसका जो मेन टॉपिक है वो है, इसके बाद में जस्ट जो आता है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। और फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के अंदर क्या होता है, देखिए इसे हम बोलते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आरबीएससी बोर्ड 2018 एंड सीबीएसई बोर्ड 2014 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, राइट डाउन द मेन फॉर्मूला ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, या प्रकाश विद्युत समीकरण का सूत्र लिखिए। तो आपके सामने जब सूत्र पूछा जाएगा तो आप लोग क्या लिखोगे, अदरवाइज डेरिवेशन आप लोगों को पढ़ना ही है, कैसे करेंगे। देखिए ये कोई भी मेटल है, इस पर आप लोग क्या दे रहे हो, ये फोटोन एमिट करवा रहे हो, इसमें इलेक्ट्रॉन थे वो मिनिमम एनर्जी से बाहर आए,
और जब इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे तो कौन सी ऊर्जा चाहिए उन्हें? गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। ये था आपके पास ई, फोटोन एमिट करवाने पे फोटोन की एनर्जी होती है h nu। तो हम लोग यहाँ से इक्वेशन देते हैं E इज इक्वल टू W मिनिमम एनर्जी से कहाँ इलेक्ट्रॉन बाहर, मतलब कि हाफ mv स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू W प्लस हाफ mv स्क्वायर। यही होती है एनर्जी, W कार्यफल एनर्जी वर्क फंक्शन आपने पढ़ा है, हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होगी। E बराबर क्या हुआ? h nu W h nu नॉट प्लस हाफ ऑफ mv स्क्वायर। h nu नॉट इधर आया तो क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस का h बाहर, न्यू माइनस न्यू नॉट कॉमन ले लिया, हाफ mv स्क्वायर। v होता है यहाँ पर वोल्टेज, सॉरी यहाँ पर v होती है वेग यानी कि वेलोसिटी। अब कैसे देखेंगे? v की वैल्यू हम लोग निकाल के चलते हैं तो v स्क्वायर इक्वल टू 2 डिवाइड में है यानी कि भाग में इधर जाएगा गुना में, तो 2h न्यू माइनस न्यू नॉट बाय m। तो v की वैल्यू जो निकली वो क्या निकली बच्चों? 2h बाय m। न्यू का मतलब क्या होता है? c बाय लैम्डा, इधर भी c बाय लैम्डा नॉट। अब देखिए आप v इज इक्वल टू c कॉमन आ रहा है, एलसीएम क्या आएगा बच्चों? इधर लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा हो जाएगा। तो एक मेन फॉर्मूला तो यहाँ पर ये भी बनता है। यदि आपसे पूछा था 1 नंबर में राइट डाउन द मेन फॉर्मूला ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का मेन फॉर्मूला आप लोग ये लिखेंगे, यहाँ तक लिख के छोड़ सकते हैं, लेकिन ये 2 मार्क्स में आता है, फिर आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। इसको हम लोगों ने यहाँ पर दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू स्टॉपिंग पोटेंशियल हम लोग बात करके चलें, यानी कि निरोधी विभव के अनुसार। निरोधी विभव का फॉर्मूला ये था हाफ mv स्क्वायर बराबर क्या था बच्चों? ev नॉट। अब ev नॉट था तो हाफ mv स्क्वायर की जगह हम लोग वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण 1 में हम हाफ mv का मान रख रहे हैं। e मल्टीप्लाई में किसमें जाएगा? डिवाइड में। h बाई न्यू माइनस न्यू नोट। अब h बाई न्यू माइनस न्यू नोट हम लोगों ने यहाँ पर किया। अब जैसे हम लोग देखते हैं इसके अंदर कि h बाई न्यू माइनस न्यू नोट अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मीट हो रहा है? यहाँ पर देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, चलो क्लियर? आगे पॉइंट समझ में आ रही है? अब देखिए v नोट इक्वल टू h नोट का भी क्या बोला हमने? तो इक्वेशन नंबर 2 यानी कि समीकरण नंबर 2 कंपेयर टू एसएल इक्वेशन। एसएल का मतलब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, मतलब कि सरल देखिए समीकरण। सरल देखा कि समीकरण क्या है बच्चों? mx प्लस सी। तुलना करेंगे आप, देखिए आप y वाली लाइन पर क्या आ रहा है? वी नोट। वी नोट क्या होता है? निरोधी विभव यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल। m होता है डाल यानी कि स्लोप, h बाई x एक्सिस पर न्यू फ्रीक्वेंसी, c माइनस w बाई c किसके इक्वल में था? y के। यहाँ पर किसके इक्वल में? v नोट के। तो c मतलब v नोट वाली लाइन पर नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए और ये डिनोट करता है कांस्टेंट को यानी कि नियत मान को। तो सरल रेखा की समीकरण तो ये बनेगी, ये हो गया माइनस w बाई, ये हो गया आपका स्लोप। स्लोप का दूसरा वर्ड मीनिंग क्या है? tan थीटा भी कहा जाता है इसको, जिसे हमने बोला क्या बोला बच्चों यहाँ पर? h बाय e। 2 से 3 बार इसका क्वेश्चन आया हुआ है। कोई ग्राफ दिया हुआ है, इसके अंदर एक लाइन होती है जो ये दो मेटल्स के बीच में आपको वर्क फंक्शन बताना होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में देना होता है कि किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा, स्लोप से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। अब इसके अंदर बेसिकली देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कब होना पॉसिबल है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कब होना पॉसिबल है? जब तक E की वैल्यू ज़्यादा होगी W से, तब तक तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पॉसिबल है। यदि W की वैल्यू ज़्यादा हो गई तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यानी कि एमिशन होना बंद हो जाएगा। दूसरा हम लोग कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, किससे?
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से मतलब कि आवृत्ति का मान देहली आवृत्ति के मान से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। उसका उल्टा हम लोग बात करके चलें तरंग दैर्ध्य में, तो देहली तरंग दैर्ध्य का मान तरंग दैर्ध्य के मान से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। मतलब कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो आपने लैम्डा नोट से डिनोट किया है उसका मान किससे ज़्यादा होना चाहिए, वैल्यू किससे ज़्यादा होनी चाहिए, लैम्डा से उसकी वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा होनी चाहिए। अब इसके बाद में जैसे इसके अपन कुछ एक पॉइंट्स की बात करके चलें तो इसके अंदर एक आता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, मतलब कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यानी कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। अब कहता क्या है सिद्धांत, या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, हाइजेनबर्ग, ठीक है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहलाता क्या है। इसका मतलब होता है किसी भी एक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि बेसिकली किसी भी हाइजेनबर्ग ने ये डेवलप किया, ये सिद्धांत दिया क्यों, कि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम लोग ये बोलते हैं कि किसी भी कण का वेग या उसकी स्थिति बोल सकते हो, और स्थिति के साथ में हम लोग ये बोला जाता है यहाँ पर कि संवेग का निर्धारण एक ही बिंदु पर नहीं किया जा सकता। मतलब कि एक ही पॉइंट या एक ही पर्टिकुलर टाइम पर पोजीशन और मोमेंटम कैलकुलेट नहीं कर सकते आप। पोजीशन मोमेंटम डज नॉट कैलकुलेट एट अ सर्टेन टाइम, ओके। सो देन हम लोग ये बोलते हैं यहाँ पर कि यदि हम लोगों ने बोला पोजीशन एंड मोमेंटम डज नॉट कैलकुलेट एट अ सर्टेन टाइम, दैट इज del x dot del p is greater than equal to h upon 4 pi, या इसको बोला जाता है h क्रॉस बाई 2 भी बोला जाता है। तो एक टाइम पर पर्टिकुलर टाइम पर हम लोग इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको एक्सिस में कैलकुलेट करेंगे, तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट किया, एक्स एक्सिस के अनुसार कैलकुलेट किया, तो हम लोग यहाँ पर px लिख सकते हैं, y के अंदर करेंगे तो py आ जाएगा, और z के अंदर करेंगे तो pz। और लास्ट पॉइंट अपन इस चैप्टर का या इस टॉपिक का अपन बता के चलें तो क्या बोलेंगे कि इसके अंदर बेसिकली जो आप लोगों की बुक में एक या दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं कि एनर्जी और टाइम यानी कि ऊर्जा व समय के संदर्भ में क्या बताया गया है, डेल ई डॉट डेल टी एच अपॉन 4 पाई, ये भी मेन फॉर्मूला बनता है इसका, ये भी मेन फॉर्मूला यहाँ पर दिया जाता है।